सभी को नमस्कार। राजस्थान सामान्य ज्ञान में हम पढ़ रहे थे राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है वो राजस्थान को भौतिक प्रदेश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था। पहले वीडियो में पढ़ा हमने पहला जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दूसरा जो है अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो राजस्थान के मध्य में है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, उसके अन्य नाम है जैसे उसे बोलते हैं ऊंट की गर्दन। ये कहने वाले हैं अबुल फजल। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, इसी का एक अन्य नाम है सुरक्षा दीवार, ये कहते हैं कर्नल जेम्स टूड। अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है और अरावली जो पर्वतमाला है उसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी, जो आज से 650 मिलियन वर्ष पहले की बात मानते हैं। उसके बाद में हम अरावली पर्वतमाला की तुलना की जाए तो ये यूएसए में पर्वत है, अपलेशियन पर्वत, उससे उसकी समानता बताई, उससे उसकी तुलना करते हैं अरावली पर्वतमाला की। जो अरावली पर्वतमाला ये अवशेष है गोडवार्ड लैंड का। ये हम बात कर रहे थे कि पैंथालाशा और पेंजिया नाम के दो जो संपूर्ण ब्रह्मांड है वो 2 भागों में विभाजित था, पैंथालाशा और पेंजिया। पेंजिया था जो महाद्वीप थे और पैंथालाशा था वो महासागर थे, और पेंजिया महाद्वीप है। ये 2 भागों में बांटा गया था, एक गोडवार्ड लैंड और एक अंगारा लैंड। तो जो गोडवार्ड लैंड है उसी का भाग है ये अरावली पर्वतमाला, और ये अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। विशेषता देखिए, ये विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, प्राचीन अवशिष्ट वलित पर्वतमाला मानी जाती है। कुल लंबाई इसकी हम बात करें तो कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, यानी कि जो ये राजस्थान है इसके बीच में जो अरावली पर्वतमाला है इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार बता रहे हैं। दक्षिण पश्चिम से देखिए, हमेशा उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूर्व और इस साइड में पश्चिम, तो इसका विस्तार बोल रहे हैं। तो दक्षिण पश्चिम से इस साइड से उस साइड की ओर है, ये नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब यहाँ से इसका विस्तार ज़्यादा है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ यहाँ तक आता है। कहाँ तक अब बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है, आप पहले पढ़ लेते हैं। इसका विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीन हिल्स नई दिल्ली तक, राष्ट्रपति भवन तक माना जाता है। गुजरात में पालनपुर है, वहाँ से लगा के रायसीन हिल्स नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक इसका विस्तार माना जाता है। इसका क्षेत्रफल 9.3% क्षेत्र है, यानी कि संपूर्ण राजस्थान का क्षेत्र में ये फैली है, तो उस क्षेत्र में से 9.3% भाग पे अरावली पर्वतमाला है, और जनसंख्या यहाँ निवास करती है 10%। और इसका विस्तार है सिरोही से शुरू होकर खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर, यानी 80%। अब इसको थोड़ा मैं और एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद में इसी को समझाने का प्रयास करूँगा। जिले इसमें है 7। अब 7 जो लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी कुछ जगह ये उनका विस्तार है अरावली का। सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, अजमेर है, जयपुर है, दौसा है, अलवर है, झुंझुनू है। इसके अलावा भी है, लेकिन हम मानेंगे कि 7 जिलों में है। औसत ऊंचाई 930 मीटर है, अगर औसत ऊंचाई मानी जाए, क्योंकि देखो यहाँ पहाड़, राजस्थान का सबसे ऊंचा पहाड़ भी है 1722 मीटर ऊंचाई, और सबसे कम छोटा, ऐसे करके अगर उसकी औसत ऊंचाई मानी जाए तो 930 मीटर है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। राज्य में मरुस्थल है और गैर मरुस्थल है, उन दोनों का विभाजक का कार्य करती है अरावली पर्वतमाला। जैसे ये राजस्थान है, ये बीच में अरावली पर्वतमाला है, इस साइड में मरुस्थल है, इस साइड में गैर मरुस्थल है। इन दोनों को विभाजक के रूप में कौन काम करती है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अरब सागरीय वर्षा कराने में असमर्थ है। अरब सागर से इस साइड में जो वर्षा होती है, ये इसके समांतर बादल है वो चले जाते हैं, इस कारण इस साइड में वर्षा नहीं हो पाती है। रेगिस्तान मार्च
यानी रेगिस्तान मार्च बोलते हैं। इस साइड में जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो रेगिस्तान है, और ये रेगिस्तान क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ये जो पर्वतमाला है, अरावली पर्वत की वजह से रेगिस्तान का प्रसार आगे नहीं हो पाता, इसलिए रेगिस्तान मार्च को रोकती है। रेगिस्तान मार्च बोलते हैं कि रेगिस्तान का धीरे धीरे आगे बढ़ना, विस्तार होना, लेकिन ये विस्तार नहीं होने देती है। कौन? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं इसी के अंदर, अरावली में, और राज्य का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है ये कौन सा? अरावली पर्वतमाला। थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ दोबारा। ये जो बीच में अरावली पर्वतमाला है, ये इसको अबुल फजल ने ऊँट की गर्दन भी कहा। देखिए ऐसे लंबाई में ऐसे लग रही है, तो इसको क्या कहा? ऊँट की गर्दन। और सॉरी, अबुल फजल ने कहा। सुरक्षा दीवार कहा कर्नल जेम्स टोड ने। इसके अलावा ये अरब सागर इस साइड में है। ये अरावली का पिता माना जाता है। उत्पत्ति उसकी कैम्ब्रियन युग में हुई थी, और उसकी तुलना अल्पेशियन जो पर्वतमाला यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका उस साइड में, तो उससे उसकी तुलना की गई है। उसके अवशेष है गोंडवाना लैंड है, और विश्व का सबसे प्राचीन पर्वतमाला है ये। अब ये बात करते हैं कि इसका विस्तार, यहाँ गुजरात है, गुजरात में कौन सा? पालनपुर से लगा के यहाँ दिल्ली तक कितने किलोमीटर है? 692 किलोमीटर। इसमें से राजस्थान में यहाँ सिरोही से लगा के राजस्थान में झुंझुनू तक, राजस्थान में सिरोही से लगा के खेतड़ी झुंझुनू तक कितने किलोमीटर है? 550 किलोमीटर। यानी 80% जो है वो राजस्थान के अंदर है, और इसमें 7 जिले हैं। इसके अलावा भी ये थोड़े थोड़े हिस्से कुछ और भी है इसमें। और सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर चोटी है, और गुरु शिखर जो चोटी है वो कहाँ है? ये है सिरोही के अंदर, माउंट आबू में। ये जो पर्वतमाला है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर, माउंट आबू सिरोही के अंदर। इसके अलावा राजस्थान में ये जो पर्वतमाला है, ये मरुस्थल को और गैर मरुस्थल को, इन दोनों को विभाजक रेखा के रूप में कार्य करती है, और यह रेगिस्तान मार्च यानी रेगिस्तान को आगे बढ़ने से भी रोकती है, और सबसे ज़्यादा इसमें धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, और यह राजस्थान के सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश माना जाता है। आगे बात करते हैं अरावली के भाग। ऊंचाई के आधार पर हम अरावली के भाग की बात करते हैं, तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? साथ साथ में समझाता रहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। देखिए, जो अरावली पर्वतमाला ये, ठीक है, इसके 3 भाग माने गए। एक तो है दक्षिण अरावली। अब देखिए दक्षिण कहाँ है? ऊपर हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इस साइड में पूरब और इस साइड में पश्चिम। अब इसने कहा है कि दक्षिण अरावली, ये जो दक्षिण का हिस्सा इस साइड में माने कि दक्षिण का हिस्सा, ये जो अरावली पर्वत। उसके बाद है मध्य अरावली, ये जो हिस्सा है, और उत्तरी अरावली, उत्तर इस साइड में है, तो उत्तरी अरावली ये। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको याद हो जाए कि उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, मध्य कौन सा है। तो यहाँ उत्तर की बात आए तो देखो ये जयपुर है इस साइड में, जयपुर से आगे का हिस्सा पंजाब और हरियाणा तक मानो, यहाँ तक, और कुछ हिस्सा यहाँ अलवर का, यहाँ भी आएगा, ये इससे अलग बात है, लेकिन यहाँ जयपुर तक। इसके अलावा मध्य है, मध्य में है अजमेर, मध्य में क्या है? अजमेर है, अजमेर की बात करेंगे। और दक्षिण में देखिए जो माउंट आबू सिरोही है उस साइड वाला। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। जो अरावली पर्वतमाला है उसका मुख्य भाग सिरोही में, उदयपुर में, डूंगरपुर में और राजसमंद में, और इसकी औसत ऊंचाई, अगर औसत ऊंचाई माने तो 900 मीटर लगभग है। इस भाग में हम जो बात कर रहे हैं अभी दक्षिण अरावली की बात कर रहे हैं। जो दक्षिण अरावली है वो उसका मुख्य भाग, दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ। जो ये दक्षिण है इसी का मुख्य भाग है सिरोही के अंदर, उदयपुर के अंदर और डूंगरपुर के अंदर और राजसमंद के अंदर। यानी ये जो हिस्सा है इसकी बात कर रहे हैं। इसकी औसत ऊंचाई मानी जाए तो 900
मीटर है, 900 मीटर औसत ऊंचाई है। देखो सीधा अगर पूछा जाए कि इस अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, वो तो था 930 मीटर, लेकिन हम दक्षिण अरावली की बात कर रहे हैं तो उसकी औसत ऊंचाई है 900 मीटर। इस भाग में अरावली अधिक विस्तृत, ऊंची और हाथ के पंजे के समान फैली है, यानी सबसे ऊंचाई इसी भाग में है। सबसे ऊंचा जो पर्वतमाला है वो इसी भाग में है। अब इसी को दो भागों में बांट दिया गया है। इसी अरावली पर्वतमाला को दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए इसका दो भाग, ये एक तो इधर वाला, एक इधर वाला, ठीक है। तो कौन कौन से, एक मेवाड़ी चट्टाने, मेवाड़ी चट्टाने या भोरट का पठार जो उदयपुर वाला हिस्सा है ये, और दूसरा है आबू पर्वतखंड, आबू यानी कि माउंट आबू सिरोही वाला ये, एक तो ये जो दक्षिण हिस्सा है इसमें एक तो ये भाग है और एक ये भाग है, इन दोनों में दो भागों में विभाजित है। अब हम बात करते हैं मेवाड़ी चट्टान या भोरट का पठार, इसकी बात करते हैं। इसमें जो भोरट का पठार है ये कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में, जिसे भोरट का पठार कहते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह के बीच जल विभाजक का कार्य करता है भोरट का पठार। ये जो भोरट का पठार है ये इस साइड में है जो अरब सागर है और उस साइड में है बंगाल की खाड़ी, इसके बीच में जल विभाजक का कार्य करता है भोरट का पठार जो कि उदयपुर में है। उसके बाद में पूर्वी सिरोही के पश्चिम में तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ भाग है, उसे स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। ये यहाँ की बात है कि जो पूर्वी सिरोही है उसके अंदर जो तीव्र ढाल है, यानी जो पहाड़ियाँ तीव्र ढाल वाली है और उबड़ खाबड़ भाग वाली जो पहाड़ियाँ हैं उसे भाकर कहते हैं। उसके बाद में बात करती हैं लसाड़िया का पठार, ये उदयपुर के अंदर है, यहाँ की बात है। उसके बाद ऊपर माल का पठार भी उदयपुर में है। मेसा का पठार जिसमें चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो उसी पे बसा हुआ है। बोमट का पठार उदयपुर में है। अब बात करते हैं कि जो ये वाला आबू पर्वत खंड है उसकी बात करते हैं। उसमें सबसे ऊंचाई पे या हम कहें सबसे ऊंचा पर्वत है वो है गुरु शिखर, और राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कितनी, 1722 मीटर। याद कीजिए गुरु शिखर है वो माउंट आबू सिरोही के अंदर, राज्य की सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर, और इसी के अंदर उड़िया पठार है जो राज्य का सबसे ऊंचा पठार है जो 1760 मीटर है, यानी गुरु शिखर के थोड़ा सा नीचे जो पठार है उसी को बोलते हैं। उसके बाद में इसी को गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा, और इसी को एक और अन्य नाम भी बोलते हैं गुरु माथा। और 56 की पहाड़ियां हैं वो बाड़मेर के अंदर है। दोबारा बात करते हैं इसी में, जो दक्षिण अरावली पर्वतमाला है, दक्षिण अरावली पर्वतमाला वो दो भागों में विभाजित है। एक मेवाड़ी चट्टाने यानी भोरट का पठार उदयपुर वाला, और दूसरा है आबू पर्वत यानी सिरोही वाला जो हिस्सा है। अब इसमें जो आबू पर्वत है इसमें सबसे ऊंची चोटी है 1722 मीटर जिसे गुरु शिखर कहते हैं, और गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा और उसे गुरु माथा भी कहा जाता है, और इसी के अंदर एक उड़िया पठार भी है। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण जो अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, सबसे ऊंचे पर्वत कौन कौन से हैं। जो अरावली पर्वतमाला है जो उसका दक्षिणी भाग है, ये जो हिस्सा है इसमें सबसे ऊंची चोटियाँ कौन कौन सी है इसकी बात कर लेते हैं। जैसे इसमें सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, सिरोही के अंदर है। शेर दूसरी सबसे ऊंची चोटी है 1597 मीटर जो सिरोही के अंदर है। तीसरी है देलवाड़ा सिरोही के अंदर 1442 मीटर ऊंची। चौथी है जरगा जो कि उदयपुर में है 1431 मीटर। फिर है अचलगढ़ जो कि 1380 मीटर। फिर आबू सिरोही के अंदर 1295 मीटर। फिर कुंभलगढ़ राजमंद के अंदर 1224 मीटर। फिर धोनिया 1183 मीटर। ऋषिकेश 1017 मीटर। कमलनाथ 1001 मीटर। उसके बाद में सज्जनगढ़ उदयपुर में है 938 मीटर। सायरा 900 मीटर। लीलागढ़ 874 मीटर।
नागपाणी 867 मीटर, और डोरा पर्वत 869 869 मीटर जो कि जालोर के अंदर है। गोकुंदा उदयपुर में 840 मीटर, कोटड़ा 450 मीटर। अब देखिए इसमें सभी तो हो सकता है आपको याद न रहे, लेकिन पहली बात जो करम बाइज है वो आप याद कीजिए, कम से कम 5 या 7 जो है गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी, उसका याद कीजिए 1722 मीटर। सेर दूसरी है 1597, दिलवाड़ा 1442, फिर जरगा उदयपुर 1431, अचलगढ़ 1380। इसको आपको याद करना है करम बाइज 5 या 7। उसके बाद में कौन सी चोटी है और कहाँ है ये आपको याद करना है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि अरावली की निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली की नहीं है या दक्षिणी अरावली की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो चोटियाँ हैं ये सारी की सारी दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हैं, ये आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, तो इसको याद करना है। उसके बाद में हम बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली कौन सी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बीच वाला हिस्सा है अजमेर वाला, उसकी बात करते हैं। देखिए विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम से, यानी जयपुर है यहाँ, जयपुर के दक्षिण वाला हिस्सा, इस साइड वाला हिस्सा, दक्षिण से राजसमंद देवगढ़, यहाँ राजसमंद देवगढ़ तक, यहाँ जो विस्तृत जो चोटियाँ हैं तक जो हिस्सा है वो मध्य अरावली का माना जाता है। अब मध्य अरावली में कुछ चीज़ें अलग है, जैसे सांभर बेसिन भी आएगा, करौली की उच्च भूमि करौली यहाँ है तो उसका क्षेत्र भी कुछ आएगा, फिर अलवर की पहाड़ियाँ, अलवर है उसकी यहाँ की, इसकी पहाड़ियाँ भी कुछ आएगी। फिर दक्षिण में बनास मैदान दवारा सीमाबद्ध, यहाँ दक्षिण में बनास नदी, यहाँ से ये इसकी सीमा है लास्ट, यहाँ तक कुछ चोटियाँ हैं जो इसका हिस्सा मानी जाती है, जो मध्य अरावली की चोटियाँ मानी जाती है। अब इसकी बात करें कि औसत ऊंचाई कितनी है, उसकी औसत ऊंचाई है 700 मीटर। देखिए हमने अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई माना था 930 मीटर, फिर हमने दक्षिण अरावली की औसत ऊंचाई मानी 900 मीटर, और अब मध्य अरावली की औसत ऊंचाई है 700 मीटर। यहाँ तक पता चल गया होगा। औसत ऊंचाई मध्य अरावली की है 700 मीटर, और मध्य जो अरावली पर्वतमाला है वो उसका मुख्य जिला है अजमेर, जो हम बात कर चुके हैं। अब मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ, इसी के अंदर मध्य अरावली जो कि अजमेर के अंदर है, इसमें सबसे ऊंची चोटी वो आपको करम वाइज याद रखनी है। और ये पूछा भी जाता है कि निम्न में से कौन सी चोटी अरावली की मानी जाती है, मध्य अरावली में है या दक्षिण अरावली में है या उत्तरी अरावली में है। तो मध्य अरावली में ये 4 चोटियाँ हैं और चारों की चारों अजमेर के अंदर है और बहुत ही शानदार चोटियाँ हैं, याद रखना। जैसे नंबर 1 है गोरमजी चोटी 934 मीटर अजमेर के अंदर, फिर है मारायजी 933 मीटर टोडगढ़ अजमेर के अंदर, फिर तारागढ़ 870 मीटर अजमेर के अंदर, फिर नाग पहाड़ जो 795 मीटर अजमेर। नाग पहाड़ से आपको पता है, नाग पहाड़ से लूणी नदी निकलती है जो पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें जाती है, और ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की गंगा कही जाती है। और इसका जो क्षेत्र है जो यहाँ इसका पानी लगता है उसे बोलते हैं गोडवाड़ प्रदेश। तो उसको याद करना आप अच्छी तरह से। आगे बात करते हैं मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे हैं झीलवाड़ा, कछवाली, पीपली, अरनिया। अजमेर में 5 प्रमुख दर्रे हैं, उनके नाम हैं बार, पखरिया, देवारी, सूराघाट और शिवपुर घाट। अब मुख्य बात जो मैंने नोट करके लिखी है, मारवाड़ और मारवाड़ का जो मैदान है और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली एक पर्वत श्रेणी है। मारवाड़, एक मिनट समझाने का प्रयास करता हूँ। मारवाड़ यानी जोधपुर मारवाड़ है, और मेवाड़ के ऊंचे जो पठार है उससे इसको अलग करते ये मैदान है, यानी मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है यहाँ, उसका नाम है मेरवाड़ा।
ये याद रखना आप। यानी मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है उसे बोलते हैं मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, जो कि मध्य अरावली की पहाड़ियाँ मानी जाती है। उसके बाद में बात करते हैं उत्तरी अरावली प्रदेश। उत्तरी अरावली कौन सा प्रदेश? आपने बात की कि यहाँ तक था दक्षिणी अरावली। उसके बाद ये मध्य वाला था अजमेर। अब अजमेर कहाँ? जयपुर से दक्षिण साइड में था। अब दक्षिण से अजमेर जयपुर के ऊपर साइड वाला, ऊपरी साइड मतलब जो पूर्व साइड है, और पूर्व साइड में इस साइड में हरियाणा आएगा, हरियाणा तक। तो देखिए उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में उत्तरी पूर्वी अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसमें विस्तार है सांबर झील यानी जयपुर से उत्तर पूर्व में, उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व में जो ये हिस्सा है, उत्तर पूर्व में राजस्थान में है ही। इसके अलावा हरियाणा की सीमा तक, यहाँ राजस्थान में तो है ही ये, इसके अलावा हरियाणा की सीमा तक। इसमें शेखावटी की पहाड़ियाँ, शेखावटी आपको पता होगा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनकी जो पहाड़ियाँ ये, उसके तोरावाटी की पहाड़ियाँ, शेखावटी में जयपुर आता है, और तोरावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है, तोरावाटी, वो पहाड़ियाँ भी आती है। फिर जयपुर की पहाड़ियाँ भी, और अलवर की पहाड़ियाँ। अब देखो अलवर की पहाड़ियाँ इधर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, तो अलवर की पहाड़ियाँ वो भी इसमें आएगी, तो ये ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कि उसकी औसत ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ जो पठार है, पहाड़ी है, इसकी औसत ऊंचाई है 450 मीटर। बात करते हैं कि अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की जो औसत ऊंचाई थी वो 930 मीटर थी, और अरावली को 3 भागों में बांटा गया। दक्षिणी अरावली, ये दक्षिणी अरावली, फिर मध्यवर्ती अरावली, फिर उत्तरी अरावली। अब ये तो था पूरा की बात की जाए तो था 930 मीटर। इसकी बात की जाए औसत ऊंचाई, ये था 900 मीटर। इसकी बात की जाए ये 700 मीटर, और ये है 450 मीटर। औसत ऊंचाई इसकी है 450 मीटर। आगे बात करते हैं उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ। इसी की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है उत्तरी अरावली की? ये जो हिस्सा है इसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है रघुनाथगढ़ सीकर, 1055 मीटर। दूसरी है खोह जयपुर, 920 मीटर। अब आपसे सीधा पूछा जाए कि खोह जयपुर है वो अरावली के कौन सी अरावली की प्रमुख चोटी है? दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली या उत्तरी अरावली? तो आपका उत्तर आना चाहिए उत्तरी अरावली। उसके बाद में तीसरा है भेराज जो अलवर में है, 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर। बवाई जो जयपुर में है 780 मीटर। फिर बिलाली अलवर में 775 मीटर। फिर मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। बेराट जयपुर 704 मीटर। फिर सरिस्का अलवर 677 मीटर। सीराबास अलवर 651 मीटर। फिर भानगढ़ अलवर 649 मीटर। फिर जयगढ़ जो जयगढ़ का किला है जयपुर 648 मीटर। उसके अलावा नाहरगढ़ जो कि जयपुर के अंदर है 599 मीटर, और बालागढ़ अलवर के अंदर है 597 मीटर। तो इसमें जो मेन है 1 या 2 या 3 जिसको आपको मीटर के सहित याद करना है। इसके अलावा जितनी भी है वो चोटियों के नाम याद होने चाहिए और है वो कहाँ पर, बस इतना ही पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़ सीकर वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी खोह है जयपुर। इसके अलावा जितना भी पूछा जाएगा वो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो कितनी ऊंची है, जैसे बेराट है जयपुर है कितनी ऊंचाई, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि बेराट जो पहाड़ी है वो अरावली के कौन से भाग की पहाड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश में मानी जाती है। आगे बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की प्रमुख विशेषताएं। जो अरावली पर्वतमाला है
उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जो अरावली पर्वत प्रदेश है, इसकी भूगर्भीय बनावट का वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। इस व्यक्ति ने सबसे पहले अरावली की भूगर्भीय बनावट का वर्णन किया। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला है, ये दोनों पर्वतमाला रणथंभौर में मिलती है। रणथंभौर सवाई माधोपुर आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ सवाई माधोपुर है। इसी के अंदर ये दोनों अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला ये दोनों आपस में मिलती है, वो है रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर लिख लेना यहाँ। उसके बाद में बात करते हैं, अरावली प्रदेश को मेरू भी कहा जाता है, यानी अरावली पर्वतमाला है उसे मेरू भी कहा जाता है। और अरावली पर्वतमाला का विस्तार सबसे ज़्यादा है उदयपुर के अंदर और न्यूनतम है अजमेर के अंदर। देखिए, जो अरावली पर्वतमाला है उसका विस्तार इस साइड में सबसे ज़्यादा है, यानी उदयपुर है उसमें सबसे ज़्यादा अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, और न्यूनतम इसके बाद में धीरे धीरे यहाँ थोड़ा कम होता जाता है। यानी अजमेर की बात करें तो थोड़ा इसमें कम है, विस्तार है वो अजमेर में सबसे कम है। समझ गए होंगे। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सर्वाधिक है उदयपुर के अंदर और सबसे कम है अजमेर के अंदर। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, कई कारण होंगे। क्योंकि अरावली से सर्वाधिक खनिज राजस्थान को मिलते हैं, जो लगभग 70% खनिज हैं वो यहीं से मिलते हैं। मरुस्थल के प्रसार को रोकने का काम भी करते हैं। यह अरावली पर्वतमाला है, ये जो मरुस्थल है इस साइड वाला, इसको आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये हमारी जीवन रेखा हुई। अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल भी क्या है, अधिकांश जो नदियां हैं उसका, जैसे लूणी नदी है उसका उद्गम क्षेत्र भी हो गया। ये जितनी भी लगभग नदियां हैं इसका उद्गम क्षेत्र भी क्या है, ये जो अरावली पर्वतमाला है। सर्वाधिक वनस्पति है इसमें और अधिकांश वन्य जीव भी है और जड़ी बूटियाँ हैं, उन सभी की उपस्थिति है। इस वजह से ये हमारी जीवन रेखा है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है और अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य भी करती है। अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का कार्य भी करती है। जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, ये जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे, इसके पूर्व दिशा का पानी बनास, यमुना, चंबल नदियों के प्रवाह द्वारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। यानी इसके पूर्व साइड में, इस साइड में जो नदियां हैं कौन कौन सी, जैसे इसमें बताया बनास नदी जो राजसमंद से निकलती है, कमनौर की पहाड़ियाँ, बनास नदी यहाँ से, चंबल नदी इस साइड में फिर ये बनास में मिल जाती है। ये दोनों मिलकर आगे यमुना में चली जाती है और यमुना नदी आगे गंगा नदी है उसमें मिल जाती है और गंगा आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और आगे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार यानी जो अरावली पर्वतमाला है वो जल विभाजक का कार्य करती है। इस साइड वाली नदियाँ जो वो उसे कहाँ जो पानी है, इसका पूर्व दिशा का पानी गंगा, यमुना, चंबल इन नदियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। जबकि जो पश्चिम दिशा की इस साइड की नदियाँ हैं, इस साइड की जैसे लूणी नदी है यहाँ से यहाँ, इसका पानी कहाँ आता है, इसका पानी आता है अरब सागर में। यानी लूणी नदी है, इसकी सहायक नदियाँ भी है और यहाँ पश्चिमी बनास नदी है, इसका पानी भी, माही नदी का पानी भी, ये जो नदियाँ हैं इनका पानी कहाँ आता है, अरब सागर की ओर। उम्मीद करता हूँ टॉपिक अच्छा समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा और आप आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आपको टॉपिक मिलता रहे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।